Hi everyone, wish you growing well and welcome back to Super Academy. I hope you are doing great. हमारा चैप्टर चल रहा था संघ की कार्यपालिका, ठीक है। संघ की कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे, भाग 5 में दिया गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है, ठीक है। इसके बाद हमने शुरू करी थी संघ की कार्यपालिका में हमारा यूनियन काउंसिल चल रहा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, मंत्री परिषद शुरू किया था हमने, मंत्री परिषद, जिसमें मैंने आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 आपको समझाया था। उसका मैं रिवीजन करा रही हूँ, उसको नोट करेंगे, ठीक है। भाग 5 शुरू किया, ठीक, जिसमें हमारी चल रही थी संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका हमारी चल रही थी, जिसमें मैंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद आता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में मैंने आपको 2 आर्टिकल बताए थे। आर्टिकल 74, यहाँ से मंत्री परिषद की शुरुआत होती है। राष्ट्रपति, इसमें आर्टिकल 74 में दिया गया है राष्ट्रपति की सहायता और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 74 में। ऐसे आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। ये किसमें कहा गया है? आर्टिकल 75 में। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है, आर्टिकल 75 में। नेक्स्ट है हमारा, मैंने आपको आर्टिकल 75 के सब पार्ट्स भी बताए थे, क्योंकि कई बार थोड़ा घुस के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 75 के 1 में, आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी आर्टिकल 75 का क्लॉज 1 नियुक्ति से संबंधित है, मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्री परिषद में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री से मिलकर बनती है मंत्री परिषद। तो इसमें आर्टिकल 75 के क्लॉज 1 में मंत्री परिषद की नियुक्ति है। मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति समझ में आया आपको? नियुक्ति किसमें है? 75 के 1 में मंत्री परिषद की नियुक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 75 का क्लॉज 2, आर्टिकल 75 का 2, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 75 का 2 कहता है कि जितने भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्यरत है। यानी राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रियों को उनके पद से हटा सकते हैं, लेकिन हटाने का किसकी सलाह पर हटाएंगे? प्रधानमंत्री की। तो इसमें पद से हटाने से संबंधित है, पद से हटाने से संबंधित है, या इसमें कहा गया है कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यरत है, यानी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो किसमें कहा गया है? आर्टिकल 75 के 2 में। अब आर्टिकल 75 का 3, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल भी है, इसको थोड़ा टेक्निकली समझना, ठीक है। आर्टिकल 75 के 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, ठीक। पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 75 का 3 व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी प्रावधान करता है और सामूहिक उत्तरदायित्व का भी प्रावधान करता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मैंने आपको बताया था, प्रत्येक मंत्री अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी है। अगर वो अपने कार्यों का निर्वहन ठीक से नहीं करता है तो प्रधानमंत्री उसे राष्ट्रपति द्वारा हटवा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं मंत्री को हटाने के लिए, या उसे स्वयं भी त्यागपत्र देने, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मैंने आपको समझा दिया। सामूहिक उत्तरदायित्व तो मैं आपको अलग से समझा दूंगी, क्योंकि ये पूछा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका सिंपल मतलब ये समझिए, प्रत्येक मंत्री के कार्यों के लिए मंत्री परिषद जिम्मेदार है।
यानी एक मंत्री के कार्यों के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदारी किसकी है? मंत्री परिषद की। ये तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि एक मंत्री के कार्यों के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि मंत्री जो भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी बयान देंगे या कोई भी काम उनके मंत्री के द्वारा किया जाएगा, वो मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। अगर मैं आपको कोई सलाह देती हूँ, आप मेरी सलाह से कोई काम करते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी या मेरी? मेरी होगी, क्योंकि आपको सलाह किसने दी? मेरी, मैंने दी। आप मेरी सलाह पर काम कर रहे हैं, इसीलिए जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। इसी तरह मंत्री किसकी सलाह पर काम करते हैं? मंत्री परिषद की। इसीलिए मंत्री परिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो प्रत्येक मंत्री मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए उस मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी है। इसी को कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान आपको मैंने बताया आर्टिकल 75(3) में दिया गया है। आर्टिकल 75 का 4 क्लॉज 4 शपथ के बारे में प्रावधान करता है। मंत्री की शपथ यानी मंत्री परिषद की शपथ। मंत्री परिषद की शपथ, मंत्री परिषद की शपथ किसमें दी गई है? किसमें दी गई है? आर्टिकल 75 के 4 में। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। किस चीज़ की? पद की और गोपनीयता की। पद की और गोपनीयता की, यानी मंत्री परिषद में जो भी काम किए जाएंगे वो गोपनीय रहेंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 ये कहता है कि कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है अगर इसमें ये कहा गया है कि कोई भी संसद का सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो वो मंत्री बन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना सदस्यता के, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जो संसद का सदस्य नहीं है, वो मंत्री बन सकता है लेकिन 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने में उसने सदस्यता ले ली मंत्री संसद की, या तो राज्यसभा या लोकसभा, तो वो मंत्री बना रहेगा। अगर नहीं लेता है तो उसका पद समाप्त हो जाएगा। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 75 में। यानी ये किससे संबंधित है? ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्या कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है बिना सदस्यता के? तो बन सकता है, लेकिन 6 माह तक, इसके बाद नहीं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 75 का 6, आर्टिकल 75 का 6 कहता है कि मंत्रियों के वेतन भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मंत्रियों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करेगी? संसद। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वेतन भत्ते तो संसद निर्धारित करेगी, लेकिन उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक, वेतन किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? संसद के द्वारा। ये मैंने आपको कल समझा दिया था। ये हो गया आपका रिवीजन। अब इससे आगे चलेंगे। 75 के क्लॉज 6 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। इसके बाद मैंने आपको एक अमेंडमेंट भी बताया था, संवैधानिक संशोधन बताया था 91। ठीक है, ये हुआ 2003 में, जिसके द्वारा मंत्री परिषद की जो आकार है उसको निश्चित किया गया। लोकसभा का 15%, यानी लोकसभा में जितने लोग हैं उसका 15% मंत्री परिषद का आकार होगा, उससे अधिक नहीं होगा। कितना? लोकसभा का 15%। और आपको एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्री परिषद का, वो लोकसभा के प्रति है, संसद के प्रति नहीं है, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी है। इसीलिए अगर एग्जाम में लोकसभा लिखा आता है तो वो सही होगा, अगर संसद लिखा आता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी शामिल होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसके पक्ष में है? लोकसभा के। इसके बाद ये तो हो गए स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है मंत्री परिषद की संरचना। मैंने आपको पढ़ा दी, स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, कैसे कैसे क्लॉज दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं। इसके बाद अब आप समझो मंत्री परिषद
और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल तीन तरह के, इससे पहले एक चीज़ यहाँ पर नोट समझो, तीन तरह के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग या मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री बोलते हैं, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और वो अपने विभाग का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण विभाग होंगे, दो बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण विभाग होंगे उनके पास और वो उस विभाग का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसे कि हम विदेश मंत्री देख लें, डॉक्टर एस जयशंकर, उनको कैबिनेट मंत्री बोला जाएगा क्योंकि उनके पास पूरा विदेश विभाग है, ठीक है, और वो उसके निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी तरह अगर हम रक्षा मंत्रालय देखें, है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसके हेड कौन है? राजनाथ सिंह, तो वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो क्या होंगे? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, तो वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो ये क्या होगा? ये कैबिनेट मंत्री हो गए, ठीक है। निर्मला सीतारमण क्या हो गई? कैबिनेट मंत्री हो गई। ऐसी डॉक्टर एस जयशंकर और राजनाथ सिंह, तो इनके पास महत्वपूर्ण विभाग है, ठीक है, और ये अपने विभागों का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कैबिनेट मंत्री। और इन्हीं मंत्रियों को कहते हैं कैबिनेट, इन्हीं मंत्रियों के समूह को कहते हैं कैबिनेट। यानी जिस मंत्री के पास महत्वपूर्ण विभाग होगा, ठीक, वो कैबिनेट कहलाया जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री यानी सबसे उच्च मंत्री जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैबिनेट। ठीक, इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है, महत्वपूर्ण विभाग का। अब इतना बड़ा विभाग है, जैसे विदेश विभाग देख ले हम, रक्षा मंत्रालय देख लें, तो बहुत बड़ा विभाग है। तो कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। कैबिनेट की सहायता के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति की जाती है। अंतिम निर्णय कैबिनेट ही लेते हैं, लेकिन ये इनकी सिफारिश करते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय है वो तो ये लेंगे, लेकिन अन्य निर्णय ये संभालेंगे, ठीक है, लेकिन उस पर निर्णय लेने का अधिकार इनको ही है, ठीक है। अंतिम निर्णय जो लिया जाएगा वो कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। मामले संभालेंगे, यानी रिपोर्ट्स जो पेश करेंगे वो ये करेंगे। इनकी हेल्प के लिए इनको नियुक्त किया जाता है राज्य मंत्री। प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, ऐसा नहीं है आप कभी गलत समझ लें कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य मंत्री होता है, नहीं। प्रत्येक विभाग में, जो विभाग कैबिनेट को मिलेगा उस विभाग में एक राज्य मंत्री नियुक्त किया जाएगा। किसके लिए? कैबिनेट की सहायता के लिए। ऐसे होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री, उपमंत्री राज्य मंत्री की सहायता के लिए उपमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट, फिर उससे नीचे राज्य मंत्री होते हैं, और सबसे नीचे जो मामले देखे जाते हैं, ठीक है, जो सबसे छोटे मामले देखे जाएंगे वो उपमंत्री, ठीक है, ये इनको सिफारिश करेंगे। फिर उनसे बड़े मामले राज्य मंत्री देखेंगे, फिर ये राज्य मंत्री इनको सिफारिश करेंगे, और अंतिम निर्णय कौन लेगा? कैबिनेट, ठीक है। आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो तीन तरह के मंत्री हो गए, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इस बीच में एक आते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, चाहे वो हेल्थ इशू से हो या किसी भी इशू की वजह से या परिस्थिति की वजह से वो अनुपस्थित है, तो इतना बड़ा पद खाली तो छोड़ा जा नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट के हेड है वो खाली नहीं छोड़ सकते। इसीलिए जो राज्य मंत्री होते हैं, जब तक कि कैबिनेट मंत्री अपने पद पर वापस नहीं आते हैं, उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है। मतलब कैबिनेट की शक्तियां राज्य मंत्री को मिल जाती हैं, लेकिन कब तक? जब तक वो अपने पद पर वापस नहीं आते। जब वो अपने पद पर वापस आ जाएंगे, कौन? कैबिनेट मंत्री, तो राज्य मंत्री वापस से राज्य मंत्री बन जाएंगे, ठीक। लेकिन जब तक वो नहीं आते तो निर्णय कौन लेगा कैबिनेट मंत्री की बिहाफ पर? राज्य मंत्री। उनके आगे स्वतंत्र प्रभार लग जाता है। जब वो कैबिनेट के रूप में काम करते हैं, एज अ कैबिनेट मंत्री वो काम करते हैं, तो उनके नाम के आगे स्वतंत्र प्रभार लग जाता है। जब कैबिनेट मंत्री वापस आ जाते हैं तो ये हट जाएगा और वो वापस राज्य मंत्री बन जाएंगे, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको मैं बता रही थी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों का समूह। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मंत्री होते हैं उनको कैबिनेट कहते हैं, और कैबिनेट के समूह को क्या बोलते हैं?
मंत्रिमंडल। जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल, इस तरह मंत्रिमंडल एक छोटी महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक इकाई है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद इन तीनों से मिलकर बनता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट भी होंगे, राज्य मंत्री भी होंगे और उप मंत्री भी होंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद बड़ा समूह है, लेकिन शक्तिशाली कौन है? मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद बड़ा है, मंत्रिमंडल शक्तिशाली है, क्योंकि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के भी अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिमंडल के भी अध्यक्ष होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर दोनों के अध्यक्ष होंगे। अब आपको ध्यान रखना है, कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, ठीक। अब एग्जाम में आपसे पूछ ले, क्या राज्य मंत्री कैबिनेट की मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में भाग लेंगे? तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है, तो इसमें राज्य मंत्री भाग नहीं लेते, तो उप मंत्री भी भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार मिलता है, तो जितने टाइम तक वो स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है उनको, वो उस टाइम तक मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में भाग लेंगे, और जब कैबिनेट वापस आ जाएंगे तो वो नहीं लेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा गया था कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या कैबिनेट मंत्रिमंडल की मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं? तो ले सकते हैं। बाकी राज्य मंत्री और उप मंत्री भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ कैबिनेट भाग लेते हैं। आपको समझ में आया मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ठीक है। इसको मैंने पीडीएफ में और क्लियरिफाई किया है, उससे और समझ में आ जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है, बड़ा मंत्रिपरिषद होता है और शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है। यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था और आज इसका रिवीजन भी करा दिया है। मंत्रियों के प्रकार अभी बताए मैंने आपको। पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सर्वश्रेष्ठ मंत्री होते हैं। केंद्र सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालय कैबिनेट मंत्रालयों के पास होते हैं। प्रमुख मंत्रालय जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ठीक है, ये किसके पास होते हैं? कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। वे अपने विभाग के सभी फैसले यानी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और कैबिनेट मंत्रियों को सामूहिक रूप से कैबिनेट कहते हैं, यानी कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोलेंगे? कैबिनेट। अब आपके एग्जाम में दो चीजें और इंपॉर्टेंट हैं, इसमें दो टर्म्स और हैं, उनको नोट करो। कैबिनेट तो मैंने आपको समझा दिया, महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह कैबिनेट कहलाता है, जिनके पास स्वतंत्र विभाग होते हैं और वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। एक होता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट ये एग्जाम में पूछा गया है। किचन कैबिनेट क्या होता है? देखो, कैबिनेट में तो मंत्री होते हैं, सिर्फ मंत्री, यानी कैबिनेट जो महत्वपूर्ण मंत्री होंगे कैबिनेट में तो सिर्फ वो होते हैं। लेकिन किचन कैबिनेट में क्या होता है? किचन कैबिनेट में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके रिलेटिव्स, ठीक है, यानी रिश्तेदार या मित्र या और उनके सगे संबंधी वो भी शामिल होते हैं, तो उससे और मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, ठीक। उनसे मिलकर 15 से 20 लोगों का समूह बनता है। 15 से 20 लोगों का समूह बनता है, जिसमें उनके रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार, मित्र, ठीक है, मंत्री या और उनके सगे संबंधी होते हैं, उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, कैबिनेट में सिर्फ मंत्री होंगे, किचन कैबिनेट में उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और मंत्री भी हो सकते हैं, ठीक। किचन कैबिनेट होती है सिर्फ इतनी। दूसरा टर्म्स पूछा जाता है आपसे, शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, इसको छाया कैबिनेट भी बोलते हैं, शैडो कैबिनेट भी बोलते हैं। जैसे कि सत्ताधारी दल की कैबिनेट होती है, जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ा, ये सत्ताधारी दल की मतलब जिस दल की सरकार है उसकी कैबिनेट है। इसी तरह विपक्ष की भी कैबिनेट होती है बाहर वेस्टर्न देशों में, यूरोप में, वेस्टर्न देशों में। उसी तरह जैसे सत्ताधारी दल की कैबिनेट होती है, उसी तरह विपक्ष की भी कैबिनेट होती है। जैसे सत्ताधारी दल के विदेश मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उसी तरह विपक्ष के भी विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं, जो उनके कार्यों को देखते हैं, मतलब उनके कार्यों को देखते हैं। जैसे सत्ताधारी दल के होते हैं, ऐसे विपक्ष के होते हैं, इसी को बोलते हैं शैडो कैबिनेट। मतलब सत्ताधारी दल की कैबिनेट को की एक छाया के रूप में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? शैडो कैबिनेट। तो आपको ध्यान रखना है, शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट किसे बोलते हैं। तो कैबिनेट मंत्री आपको समझ में आया। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता देने के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है।
दिया जा सकता है। ये मैंने आपको भी समझाया, अगर कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है तो उस विभाग का प्रभार किस पर आ जाएगा, राज्य मंत्री पर। ठीक है, बड़ा पद है, खाली नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उनको दे दिया जाता है। जब वो वापस आ जाते हैं तो वो वापस से राज्य मंत्री बन जाते हैं, उनका स्वतंत्र प्रभार चला जाता है। जिस विभाग का कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित रहता है उस राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है। तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है, इसमें उसकी शक्ति वेतन कैबिनेट मंत्री के समान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करेंगे तो उनकी पावर्स और वेतन भी उसके समान हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्य मंत्री नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, विभाग में एक राज्य मंत्री होता है। फिर उसके बाद जितने विभाग होते हैं उतने ही राज्य मंत्री होते हैं। क्लियर, राज्य मंत्री क्लियर। पहले आते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, फिर आते हैं उप मंत्री। उप मंत्री यह कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं, सबसे छोटे मंत्री होते हैं और ये राज्य मंत्री की सहायता करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते। मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेगा, मंत्रिमंडल किससे मिलकर बनी होती है, कैबिनेट से, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में सिर्फ कैबिनेट के सदस्य भाग लेते हैं। अगर किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है तो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, अन्यथा राज्य मंत्री और उप मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते। इतना क्लियर हुआ, 3 चीज़ समझ में आई आपके। अब इसके बाद मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसको समझा देती हूँ। बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद मैंने आपको बताया जिसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री है, तो बड़ा विभाग हो गया, इसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। लघु निकाय है, 15 से 20 मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल जो निर्णय लेता है। ठीक है, इसके बाद इसमें 3 मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसमें केवल कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री परिषद का एक भाग है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का भाग है। ठीक है, सरकारी कार्य हो तो एक साथ बैठक नहीं करते हैं, आपको इस पे ध्यान रखना है। मंत्री परिषद एक साथ बैठक नहीं करते, बैठक कौन करता है, निर्णय कौन लेता है, मंत्रिमंडल लेता है। ठीक है, एक निकाय की तरह कार्य करते हैं, सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करते हैं और सरकारी कार्यों के मतलब जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, मंत्रिमंडल के द्वारा। सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन कागजों में, सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं कागजों में। वास्तविक रूप से कौन शक्तिशाली है, मंत्रिमंडल। मंत्री परिषद को शक्तियां कागजों में प्राप्त हैं लेकिन मंत्रिमंडल को वास्तविक रूप से शक्तियां प्राप्त हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्री परिषद क्या करेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, मंत्रिमंडल। इसी तरह मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देशित यानी डायरेक्ट कौन करेगा, इसको निर्देश कौन देगा, डायरेक्शन कौन देगा, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद को डायरेक्शन देता है और इसके कार्यों की निगरानी रखता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करती है। मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए इसको लागू करने का काम किसका है, मंत्री परिषद का। ठीक है, ये इसका संसद के बाहर और भीतर समर्थन करते हैं। मंत्री परिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करता है। मंत्री परिषद के निर्णय को लागू कौन करेगा, मंत्रिमंडल के निर्णय को लागू करेगा मंत्री परिषद, और उसका ध्यान कौन रखेगा कि किसने कितना काम किया, मंत्रिमंडल। इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में कोई भी पॉइंट उठा के पूछ लेगा आपसे। नेक्स्ट है, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में और 75 में किया गया है। मंत्री परिषद एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, 74 में भी इसका वर्णन किया गया है, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 75 में भी इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका आकार और वर्गीकरण संविधान में वर्णित नहीं है। इसके आकार और निर्धारण समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा स्थिति को देखकर किया जाता है। ब्रिटेन में ये यहाँ पर इतना ही लिखा गया है कि ये एक संवैधानिक निकाय है, इसका वर्णन 74 और 75 में किया गया है। ये इसे संवैधानिक अनुच्छेद में 352 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। यहाँ पर फर्क इतना ही है, इसको संविधान में दिया गया था, इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया यानी जोड़ा गया। किसमें, अनुच्छेद 352 के 3 में, अनुच्छेद 352 के 3 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक, क्या कहा गया, मूल रूप से संविधान में नहीं था, संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या की गई है कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की एक परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
ठीक है। तो यहाँ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 352 में किया गया है, और इसे संवैधानिक संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, इससे पहले ये नहीं था, ठीक। और ये संवैधानिक निकाय है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के अनुसार ही या उसकी सलाह पर कार्य करती है, तो इसीलिए ये सामूहिक उत्तरदायी है, और इसके सामूहिक उत्तरदायी को लागू कौन करेगा, मंत्रिमंडल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद इससे आगे का चैप्टर आपका प्रधानमंत्री का रह गया है, वो मैं अपने अगले लेक्चर में कराऊंगी। इसको कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लेना। थैंक यू सो मच।